हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। स्टूडेंट्स, आज हमारा यूपीएसआई का ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। आज आपके लिए चुनिंदा प्रश्न लेकर आई हूँ। केवल आपको 10 मिनट ध्यान से ये वीडियो देखना है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने व्याकरण के वो सारे टॉपिक शामिल किए हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रथम महिला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपका उत्तर होगा अमृता प्रीतम। इनको किस लिए मिला था? सुने हादी एक पंजाबी रचना है इनकी, इसके लिए 1950 तो इनकी एक रचना है सुने हादी जो पंजाबी में है, तो 1956 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा कागज ते कैनवास, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1982 में उनको दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाव, आनंद और रसना। रसना तो होती है जीभ और भाव हमारे जो इमोशंस है, तो आनंद जो है वो रस का शाब्दिक अर्थ है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी है? जो हिंदी का विकास हुआ है तो उसके लिए आपको ये सारी टेबल याद करनी होगी कि इसमें से कोई सा भी पूछा जाए उसके पूर्वकालीन और पश्चकालीन तो आप बता सकें। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी जिसको देववाणी भी बोला जाता है और सबसे प्राचीन भाषा ये है। इससे पाली बनी, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर प्रारंभिक हिंदी। ये टेबल आपको याद कर लेनी है। तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पूछी है तो ये होगी पाली। अब देखिए, जो जैन जितना भी साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और बौद्ध साहित्य जो है वो पाली में लिखा गया है। एक इससे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो देवनागरी लिपि है वो किस लिपि से बनी है? तो उसका उद्गम भी पाली से हुआ है। पवन चक्की में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव। अब यहाँ पर इसमें होगा कर्मधारय। अब आप सोचेंगे कर्मधारय कैसे, क्योंकि उसमें तो एक विशेषण होता है। कई बार जो संज्ञा शब्द है वो भी विशेषण का काम करता है। तो पवन से जो चलती है वो चक्की, तो ये चक्की की विशेषता है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय होगा। इसी तरह मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी कर्मधारय समास आपको करना है। क्ष क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है? देखिए, हम वर्णमाला को पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उसमें से भी प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये है क्ष जो है संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये क और श से मिलकर बना है। तो हमारा उत्तर हो गया संयुक्त व्यंजन। छपे छंद में पदों की संख्या कितनी है? 2, 4 और 6। अब देखिए, हिंदी में जितने भी छंद हैं सब में पदों की संख्या क्या होती है? 4 करनी है आपको। केवल 2 छंद हैं जिनमें 6 चरण होते हैं, 6 पद होते हैं, वो है छपय और दूसरा है कुंडलिया। बस आपको ये 2 याद कर लेने, इनमें 6 है, बाकी सब में आपको 4 चरण करने हैं, या 4 चरण या 4 पद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब के भेद आपको याद कर लेने चाहिए कि किसके कितने कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं, ये आपको उत्तर टिक कर देना है। संप्रदान कारक का बोधक चिन्ह, जो कारक हैं उनके चिन्ह हमने याद किए हुए होते हैं। तो संप्रदान का कौन सा है? ने, के लिए, का, की, के। तो ने तो होता कर्ता का और का, की, के संबंध का है, तो के लिए जो है वो संप्रदान का कारक चिन्ह है। अपभ्रंश में कौन सा स्वर नहीं था? जो अपभ्रंश भाषा थी उसमें केवल 8 स्वर थे। तो ई, उ और औ, इनमें से कौन सा नहीं था? पहले हम इनको देख लेते हैं। अपभ्रंश में कौन कौन से थे? अ, आ, ई, उ, ए और ओ, यही थे। तो उत्तर हमारा हो गया औ। वीर रस के प्रथम कवि कौन थे? वीर रस के प्रथम कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। इनकी जितनी रचनाएं हैं उनमें वीर रस होता है। जैसे कुरुक्षेत्र है इनकी, और रश्मि रथी और उर्वशी। उर्वशी इनकी जो रचना है उसके लिए इनको 1971 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, तो वो एक प्रश्न बन जाता है उर्वशी से। हास्य रस का भेद नहीं है। जो हास्य रस है उसके 6 भेद हैं। तो स्मित, औपहसित और अस्मित, इसमें से कौन सा नहीं है? अस्मित नहीं है। तो बाकी के 4 हसित, अपहसित, विहसित और अविहसित, इन 6 को याद कर लीजिए। ये हास्य रस के भेद हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? द्विगु में जहाँ पर पहले संख्या आ जाती है। प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है। चौकोर, त्रिनेत्र, अष्टधातु और तिराहा। अब इसमें पहला जो पद है वो सारा संख्यावाची है, फिर द्विगु समास किस में नहीं है? देखिए, चौकोर
के बाद त्रिनेत्र जो शब्द दिया है ये द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिनेत्र मीन्स जिसके 3 नेत्र हैं अर्थात भगवान शिव। तो जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है वहाँ पर फिर समास हम करते हैं बहुव्रीहि। तो ये जो एक है उदाहरण बहुव्रीहि का है। एक वचन शब्द का चयन करें। दर्शन, प्राण, संपत्ति और हस्ताक्षर। दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर ये क्या है? सदा बहुवचन शब्द हैं। ये हमेशा बहुवचन के रूप में लिखे जाएंगे। तो संपत्ति जो है ये एक वचन शब्द है। प्रेरणार्थक क्रिया चुनिए। लिखना, मंगवाना और हंसना। प्रेरणार्थक मीन्स किसी दूसरे से जब हम काम करवाते हैं तो आपको क्रिया के लास्ट में मिलेगा, जैसे मैंने उससे सब्जी मंगवाई या कुछ सामान मंगवाया, तो वाया, वाना, आना, लिखवाना, करवाना जब आएगा तो प्रेरणार्थक है। किसी दूसरे से जब हम काम करवाते हैं तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो लिखना, मंगवाना, हंसना, यहाँ पर क्या हो गया? मंगवाना, किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा है। प्राक कथन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रा, प्राक और प्र। तो प्राक कथन में प्राक उपसर्ग है और कथन मूल शब्द है। हिंदी का प्रथम पत्र यहाँ पर समाचार पत्र से पूछा गया है। उदंत मार्तंड, बनारस अखबार और बिहार बंधु। तो उदंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। तो किसी भी प्रश्न के प्रथम और आखिरी हमेशा हमें याद कर लेना चाहिए कि प्रथम किसको मिला और आखिरी इसका विजेता या कौन है इसमें। बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा था। क्रिया विशेषण का भेद बताना है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। इसमें से कौन सा है? अब देखिए, क्रिया विशेषण में अगर आपको कहीं दिक्कत है तो मैंने क्रिया विशेषण का एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप इसके चारों भेदों के बारे में डिटेल में देख लेना। खेल रहा था ये क्रिया है, ये कहाँ हो रही थी? तो ये पेड़ के नीचे हो रही थी। क्रिया जहाँ पर हो रही होती है वही उसका क्रिया विशेषण होगा। तो इसका भेद हो गया स्थानवाचक। बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है, तो कितनी देर से खेल रहा है, फिर ये हो जाएगा कालवाचक। बच्चा खुश होकर खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, तो वो हो जाएगा रीतिवाचक। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव यानी जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर आए हैं। पुष्प, ओस और सूर्य। पुष्प संस्कृत और हिंदी और सूर्य ये दोनों शब्द संस्कृत और हिंदी में समान रूप से प्रयोग होते हैं। ओस जो है वो तद्भव शब्द है। ओस का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तत्सम शब्द क्या होगा तो आपको करना है अवश्याय। ये याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अवश्याय का तद्भव रूप क्या होगा, तो आपको ओस करना है। च ध्वनि का उच्चारण स्थान। कंठ, तालु और मूर्धा। ईचु यशानाम तालु। ई, च वर्ग और श, इनका क्या होगा? उच्चारण स्थान तालु होगा। कंठ किसका है? क वर्ग का कंठ है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, हमने महिला विजेता की बात कर ली थी। अब ये प्रथम सबसे पहले किसको मिला? तो ये मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? इनकी एक रचना है हिम तरंगिणी 1955 में, उसके लिए इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी शैली की बात करें तो इनकी जो भाषा शैली बहुत ही सरल है, जनमानस को समझने वाली है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो देशभक्ति से संबंधित है। इनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना हम देख सकते हैं। जिसका दमन किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो अदम्य, दम्य और दामिनी। अदम्य होता है जिसका दमन नहीं किया जा सके, दम्य वो होता है जिसका दमन किया जा सके, और दामिनी किसको बोलते हैं? विद्युत या चपला जो है उसको दामिनी बोलते हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान को हरा दिया गया, इस वाक्य में आपको वाच्य बताना है। 3 वाच्य हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पर आपको से और द्वारा मिल जाएगा वहाँ पर या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को यानी कर्म कारक का चिन्ह भी आया हुआ है तो आपको कर देना है यहाँ पे कर्मवाच्य। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन देखिए हर 3 साल बाद ये होता है। तो पहला जो हुआ था नागपुर में 1975 में हुआ था। तो 12वां जो हुआ वो आखिरी था, 2023 में ये फिजी के एक शहर नाडी में हुआ था। संस्कृत आचार्यों ने पहले कितने रस माने थे? 7, 8 और 9। अभी 9 रस माने जाते हैं, लेकिन पहले क्या था? केवल 8 रस माने गए थे। जो 9वां रस है वो शांत रस है। वो किसने जोड़ा था? अभिनव गुप्त ने उसको 9वां रस मान करके उसको
रस की सूची में शामिल किया, तब जाके 9 रस हुए। रस निष्पत्ति के मुख्य साधन कितने हैं? तो इसके रस निष्पत्ति के 3 मुख्य साधन हैं। कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव क्या होता है? कारण, जो रस को हमारे अंदर उत्पादित करता है। और अनुभाव जो होता है कि उसका बाह्य प्रदर्शन, हम उसको कैसे दिखाते हैं। और व्यभिचारी भाव, ये इनको संचारी भाव भी कहा जाता है। अगर इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है तो आपको व्यभिचारी भावों की संख्या 33 करनी है। इसके साथ से इनको अस्थायी भाव भी बोला जाता है, तो इसके लिए दोनों टर्म याद कर लीजिएगा। यशस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? अब हमें ये लग सकता है कि यहाँ पे ई की मात्रा आ रही तो ये स्त्रीलिंग शब्द ही होगा, लेकिन यशस्वी पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग जो शब्द होगा वो होगा यशस्विनी। ऐसे तपस्वी शब्द है तो तपस्विनी। सुंदर विलास किसकी रचना है? धर्मदास, कबीरदास और सुंदरदास। धर्मदास जो थे वो कबीर के शिष्य थे, और सुंदरदास, अब यहाँ से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये रचना क्या है, किसकी है? सुंदरदास की है। ये तीनों ही जो कवि हैं वो निर्गुण पंथ से संबंधित है। इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है? दिव्य रमेश, अमरकांत और विनोद कुमार शुक्ल। तो इसके रचयिता जो हैं वो अमरकांत हैं, और इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और विनोद कुमार शुक्ल का अगर पूछा जाए तो 2024 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आह्लादित, उज्ज्वल और अतिशयोक्ति। अब उज्ज्वल, बहुत सारे बच्चे इसको सही कर देते हैं, लेकिन उज्ज्वल में क्या होता है? दोनों ज जो है आधे आएंगे, इसलिए इसमें गलती है। और अतिशयोक्ति, इसमें क्या होगा? ये जो श है ये आधा नहीं, ये पूरा आएगा, तो ये भी दोनों गलत हैं। सही शब्द जो है वो आह्लादित है। लघुता का विलोम शब्द आपको बताना है। गुरु, गरिमा और गौरव। अब देखिए, अगर यहाँ पे लघु शब्द आ जाता है तो हम गुरु कर सकते हैं, अगर लघिमा आता है तो हम गरिमा करेंगे। लघुता जो है उसका विलोम शब्द सही क्या होगा? गौरव। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।